नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि PHP MyAdmin का यूज़ करके हम लोग डाटाबेस कैसे बनाते हैं और डाटाबेस बनाने के बाद टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल में फील्ड जो होता है उसका डाटा टाइप किस तरीके से लिया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले वैम्प सर्वर होना चाहिए या फिर एग्जाम सर्वर होना चाहिए, कोई भी सर्वर जहाँ पर PHP MyAdmin अवेलेबल हो वो आप सर्वर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पे। तो यहाँ पर मेरे सिस्टम पे मैंने एग्जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप जो भी सर्वर आपके पास है वो आप उसको स्टार्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरे पास जैम सर्वर है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम सर्वर में जो PHP MyAdmin है उसको ओपन करने के लिए मैंने MySQL जो है उसको मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाकी में स्टार्ट लिखा हुआ है और मतलब स्टार्ट इसको करना पड़ेगा। और ये जो है यहाँ पर MySQL के साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके इस वाले लाइन पे यहाँ पे ये स्टॉप लिखा हुआ है। मतलब अब मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ तो मेरा जो PHP MyAdmin है डाटाबेस वाला वो नहीं काम करेगा, और इसको स्टार्ट करूँगा तो ये काम करेगा। अपना जो PHP MyAdmin है, तो जो PHP MyAdmin होता है वो किस पोर्ट पे काम करता है, 3306 इस पोर्ट पे वो काम करता है। तो अब मेरा ये PHP MyAdmin जब मैं ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लोकल, इसके लिए आपको लोकल होस्ट लिखना होगा और PHP MyAdmin, ये मैंने PHP MyAdmin किया। ये यहाँ पे PHP MyAdmin का पूरा स्क्रीन है और इसमें काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो आपको मैं यहाँ पर इंसर्ट जो टेबल बनाएंगे उसमें डाटा मैं इंसर्ट करके भी आपको दिखाऊंगा बिना किसी इंटरफेस के। यहाँ पर डायरेक्ट भी इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको डाटाबेस बनाना है। डाटाबेस बनाने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये डेटाबेस करके लिखा हुआ है। तो इसको आपको पहला जो मेनू है उसको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इतने सारे जो लिस्ट है वो बता रहा है कि इतने सारे डाटाबेस बने हुए हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब उल्टे हाथ में यहाँ पर भी ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये सारे डाटाबेस हैं। यही चीज़ें यहाँ पर लिस्ट में भी दिखा रही है। यहाँ पर कुछ डाटाबेस नहीं दिखा पाता है, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डाटाबेस, ये सारा डेटाबेस का लिस्ट है। यहाँ पे जो टोटल पूरे हैं पूरे के पूरे डाटाबेस यहाँ पे आपको ये टोटल काउंट करके बता रहा है 42 है करके। लेकिन यहाँ पर आप कुछ चीज़ें नहीं देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी ज़्यादा बढ़ी नहीं है। जैसे और बहुत सारे डाटाबेस होते हैं तो यहाँ पे नहीं दिखा पाता है। जैसे कि अभी इसके अंदर दो डाटाबेस हैं, UMS और UMS विनीता है ऐसा करके। तो ये यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट में नहीं दिखा रहा था, इसके अंदर में दिखा रहा था। और भी यहाँ पर है, ये MWTC में देख रहे हैं, यहाँ पर भी दो डाटाबेस है। मतलब सेम नाम से शुरुआत है, इसलिए यहाँ पर इसने इसको मिनिमाइज कर दिया है। यहाँ पर आप पूरा का पूरा डाटाबेस देख सकते हैं। अब चलो हम लोग डाटाबेस बनाते हैं। डाटाबेस बनाते समय कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ ताकि वो आपका बाद में दिक्कत ना जाए कि इसमें कुछ चेंजेस करना पड़े। तो यहाँ पर आप जो भी डाटाबेस का नाम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमको माई डीबी कर देते हैं, माई डीबी। यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में हम लोग सेलेक्ट करेंगे UTF-8 और जनरल CI। इसका कारण बताता हूँ आपको। UTF-8 जनरल CI सेलेक्ट करने से आप किसी भी फॉर्मेट में किसी भी लैंग्वेज में आप इंसर्ट करेंगे, मतलब ये आपका डाटाबेस बन गया है। किसी भी माध्यम से आप आपके पास UI बना हुआ है, वहाँ पर आप डाटा का जो यूज़र का जो डाटा है वो इंसर्ट करते हैं। तो आप उड़िया, बंगाली, तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश किसी भी भाषा में करें तो यहाँ पर वो एज इट इज़ आएगा। अगर आप जनरल CI नहीं करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि वो अनसपोर्टेड जो लैंग्वेज होती है तो वो उसको गोला गोला बना देता है, तो वो समझ में भी नहीं आएगा। वहाँ से आपने डाला तो है किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आता है, वो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाता। जो जिस फॉर्मेट में इसने लिया हुआ है उस फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं रह पाता। इसलिए हम यहाँ पर UTF-8 जनरल CI करते हैं। तो किसी भी भाषा में आप डाटा इंसर्ट कीजिए तो वो यहाँ पर उसी जैसा आपने डाला है वैसे ही यहाँ पर इंसर्ट
हो जाता है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपने हिंदी में डाला है तो वो गोला गोला बना देगा, क्योंकि वो हिंदी को नहीं समझेगा, वो इंग्लिश को ही समझता है। इसलिए हमने यहाँ पर हर भाषा को समझे, इसलिए जनरल सीआई लिया हुआ। यहाँ पर हमने क्रिएट किया। अब आती है बारी, डाटाबेस तो बन गया। तो डाटाबेस अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत सारे टेबल का कॉम्बिनेशन होता है ये जो डाटाबेस होता है। तो इसमें हमको अलग अलग जो ज़रूरत के हिसाब से हम टेबल्स बनाते हैं, जैसे यूज़र का टेबल होता है, कैटेगरी का टेबल होता है, और सैलरी का टेबल होता है। तो वो ज़रूरत के हिसाब से हम टेबल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक यूज़र्स का टेबल बनाएंगे, यूज़र्स करके लिखा, और इसका जो फील्ड होगा, फील्ड भी बोल सकते हैं, कॉलम भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग लेंगे 10। और यहाँ पर जो बेसिक होते हैं उसके लिए मैं आपको सारा बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के फील्ड हमको ज़रूरत पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर 10 से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 डाला था तो 10 यहाँ पर रो हमको बना के दे दिए हैं। अगर और चाहिए तो यहाँ पर डाल के हम गो करेंगे तो वो नीचे में और बढ़ा के दे देगा। तो सबसे पहला जो रहेगा, इसको हम लोग ऐसा लेते हैं यूज़र आईडी। पहला जो यूज़र का टेबल बना रहे तो जो पहला जो कॉलम होगा उसको हम लोग यूज़र आईडी नाम देंगे। ये इंटीजर टाइप रहेगा, मतलब ये नंबर वाला रहेगा, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं आएगी। और इसी लाइन पे क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे A_I करके लिखा है। इसके नीचे जो चेक बॉक्स है इसी लाइन पे, इसको आपको चेक करना है। और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है प्राइमरी करके। प्राइमरी मतलब ये है कि ये एक प्रकार से यूनिक रहेगा। ये प्राइमरी की टेबल में एक प्राइमरी की होता ही है ज़्यादातर, और किसी किसी केस में हमको प्राइमरी की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन ज़्यादातर हमको प्राइमरी की रखना ही पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी की जो होता है वो रिपीट नहीं होगा। जैसे कि ये यूज़र आईडी है, किसी एक यूज़र का जो यूज़र आईडी है किसी दूसरे यूज़र का वो सेम यूज़र आईडी नहीं होगा, सबका यूज़र आईडी अलग अलग होगा। जैसे कि मोबाइल नंबर हम देखते हैं, रोल नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, तो वो किसी दूसरे का सेम नहीं होगा। इसीलिए उसी तरीके से ये यूज़र आईडी है। तो इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया। जैसे ही आप एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो पहला जो रहेगा रिकॉर्ड उसका यूज़र आईडी 1 होगा, उसके बाद फिर करेंगे एंट्री तो उसका यूज़र आईडी ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। दूसरा आता है यूज़र का नेम हमको लेना है, यूज़र का नेम। तो यहाँ पर मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ यूज़र नेम। और इसको जो हम लेंगे हम लोग, ये तो कुछ भी डाला जा सकता है ना, इसमें खासकर कैरेक्टर ही आने वाला है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वेर कैर करके, और यहाँ पर इसका लेंथ देना होता है। इंटीजर में लेंथ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेंथ देना चाहे दे सकते हैं। वेर कैर में आपको जब वेर कैर डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर लेंथ बताना होता है कि ये कितना इसका लेंथ हो सकता है। लेंथ मतलब जैसे कि ये यूजर का लेंथ कितना है, 4 5, इसका लेंथ जो है, इसका साइज जो है 5 है। तो इस तरीके से ये जो यूजर नेम कितना बड़ा लिखा जा सकता है, तो 200 कैरेक्टर का लिखा जा सकता है मैक्सिमम, ऐसा करके हमने यहाँ पर इसका लेंथ दे दिया है। फिर दूसरा आता है ईमेल का। ईमेल लेंगे, ईमेल के लिए भी सेम है, उसमें @ भी रहता है, और सारा चीज़ रहेगा, नंबर भी रहता है, कैरेक्टर भी रहता है, सिंबल भी रहता है। तो सारा चीज़ हमको अलाउ करना है तो वेर कर लेंगे, और इसका भी साइज हमने 200 दे दिया। इसके बाद आती है मोबाइल नंबर की बारी। मोबाइल और अंडरस्कोर नंबर करके कर दिया। मोबाइल नंबर आप, वो तो नंबर है, जैसे ये हमने यूज़र आईडी लिया था ये भी इंटीजर टाइप होता है, यानी कि नंबर ही होता है। और ये इंटीजर में जो है ये भी इंटीजर है, और इसका एक लिमिट होता है कि इतने से ज़्यादा नहीं होगा ये इंटीजर का। तो मोबाइल नंबर में 10 अंक होते हैं हमारे भारत में, तो 10 अंक ये इंटीजर नहीं ले पाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर ये जो कॉलम आप देख पा रहे हैं, ये जो कॉलम टाइप का है, ये डेटा टाइप सेलेक्ट करने का है कि आप मोबाइल नंबर डालेंगे वो किस तरह का डेटा है। तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है बिग इंट करके होगा, तो बिग इंट शायद ऊपर होगा, ये बिग इंट है। इंट के नीचे में, इंट मतलब इंटीजर है, बिग इंट मतलब बिग इंटीजर है। ये यहाँ पर आपको साइज बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इसका जो डिफॉल्ट होता है वो साइज ले लेगा। फिर आगे हमको जरूरत पड़ती है एड्रेस के लिए। तो एड्रेस यहाँ पर मैंने लिखा, एड्रेस किस तरह का डेटा होगा। एड्रेस में लिमिट जो है
एड्रेस का जो साइज है वो, जैसे कि हमने यहाँ पर 200 दिया है और यहाँ पर भी 200 दिया है, तो एड्रेस अगर 200 से ज़्यादा हो गया, एड्रेस में हम बोल सकते हैं कि वो उसका लेंथ ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप है टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट। ये लेने से आप जितना भी बड़ा साइज डालिए वो सारा कुछ अलाउ कर लेगा। इसके लिए लिमिटेशन देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि कितना एग्जैक्ट इसका एड्रेस का साइज होने वाला है, तो यहाँ पर टेक्स्ट दे दीजिए, जितना भी बड़ा साइज रहे वो यहाँ पर ले लेगा। अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ DOB, और डेट ऑफ बर्थ लेना है तो मुझे उसमें डेट चाहिए, यहाँ पर डेट करके डेटा टाइप है, ये मैंने डेट लिया। और डेट के बाद आ जाता है हमको इमेज, यहाँ पे डाटाबेस के टेबल में डलवानी है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ़ोटो करके, और फोटो मेरे को टेबल में इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ब्लॉब डेटा टाइप लेना होगा, ब्लॉब B से होगा, ये ब्लॉब है। ब्लॉब जो है, जो भी फाइल यहाँ पे इंसर्ट की जाएगी वो डाटाबेस में, डाटाबेस के टेबल में आ जाती है। तो ज़्यादातर हम लोग ये ब्लॉब आप सीखने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरीके से हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोग फोटो लेते हैं और इसका जो डेटा टाइप है वो वैरकर लेते हैं। यहाँ पर हम केवल फाइल जो भी अपलोड की जाती है उसका नाम बस देते हैं, और जो फाइल रहती है उसको एक फोल्डर में हम रखते हैं, और जब भी ज़रूरत रहती है तो यहाँ पर जो नाम है उसको हम उस फोल्डर में जो भी इमेज है उसके नाम से मैच करा के उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो भी फाइल अपलोड हो के यहाँ पे आएगी, वो इस डाटाबेस का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ा देगी, क्योंकि इमेज के साइज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो नॉर्मल डेटा होता है, जैसे एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, इसके तुलना में इस इमेज का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो आप, मैं यहाँ पर बताने के लिए आपको इमेज को किस फॉर्मेट में लिया जाता है ये यहाँ पर समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है। ऐसे हम लोग प्रैक्टिकली जब किसी एप्लीकेशन में काम करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ब्लॉब नहीं लेते, वेरकेर करके लेते हैं। लेकिन आप समझने के लिए अभी शुरुआत में ऐसा ही एक बार प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसके बाद डेट तो हो गया, अब हमको एंट्री डेट और टाइम चाहिए कि कब एंट्री हुआ था इसमें डेटा, और टाइम क्या था उस समय। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एंट्री डेट करके ले लेता हूँ, और इसमें हम लोग डेट भी लेंगे और टाइम भी लेंगे। तो डेट और टाइम लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर डेटा टाइप है डेट टाइम करके, तो इस तरीके से डेट टाइम हो गया। हमारे 9 फील्ड हो चुके हैं, और एक फील्ड हमको और क्या लेना है, मोबाइल नंबर हो गया। ऐसे तो हमने ज़्यादातर जो यूज़ में अलग अलग डेटा टाइप के हैं उनको कवर किया हुआ है। जेंडर भी होता है, तो जेंडर के लिए भी हम यहाँ पर यही लेते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर देते हैं हम लोग। अच्छा, 8 ही फील्ड हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक यूज़र का जो वो रहता है ना स्टेटस, कि वो एक्टिव यूज़र है कि नॉन एक्टिव यूज़र है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़र यूज़र टाइप दे देते हैं। ये यूज़र टाइप जो रहेगा इसको हम लोग इंटीजर टाइप ही लेते हैं। अगर यूज़र जो है एक्टिव है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, और अगर यूज़र नॉन एक्टिव है तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 रहेगी। और इसके बाद यहाँ पर हमको तो 9 ही फील्ड हमको मिले हैं, तो बस इतना अभी है। बेसिक आपको मैंने बता दिया है। ज़्यादातर हम लोग इंटीजर, वैरचर और डेट और TXT और बिगिन, मतलब सारे जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और अब इसको हम लोग आगे, यहाँ पर ये जो सेव का बटन है उसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा टेबल बन के रेडी हो गया है, और ये सारे फील्ड बता रहे हैं, और इसका क्या डेटा टाइप लिया था ये बता रहे हैं। यहाँ पर आप चाबी का निशान देख रहे हैं, चाबी का निशान ये आप जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर रखा तो ये बता रहा है कि ये प्राइमरी की है करके, और ये एक्स्ट्रा में यहाँ पर इसी यूज़र आईडी के लिए बता रहा है कि ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब जब भी इसमें नई वैल्यू डालते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा डाटाबेस बन गया, हमने टेबल भी क्रिएट कर लिया। अब हम लोग इसमें एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। हम हमारे पास कोई इंटरफेस नहीं है जहाँ से हम डाटा या इसमें इंसर्ट करें, तो यहाँ पर PHP में एडमिन ने एक इंटरफेस बना के दिया है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं। तो यूज़र आईडी में हमको कोई भी वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटो इंक्रीमेंट है, हमने चेकबॉक्स किया है ना ऑटो इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ यहाँ पे नाम, फर्स्ट नाम डाल देता हूँ मैं,
यहाँ पे मैंने डाला ऐसा करके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र आईडी, ईमेल आईडी मैंने @gmail.com लिख दिया। और इसके बाद हमको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा नंबर डाल दिया। यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है, 10 अंक के होते हैं। यहाँ पर देखो कैरेक्टर भी चले गए, लेकिन बिग इंट में जैसे ही आप ये कैरेक्टर वगैरह डालेंगे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर तो कोई वैलिडेशन है नहीं, तो आप प्रॉपर सही तरीके से यहाँ पे डालें। ऐसे हम लोग चेक के लिए ही केवल यहाँ पर ये डायरेक्ट कस्टम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग अपना जो इंटरफेस बनाते हैं HTML का यूज़ करके, उसके द्वारा ही हम यहाँ पर डाटा इंसर्ट करते हैं यूज़र से इनपुट लेके। तो यहाँ पर एड्रेस डालना है, तो यहाँ पर मैंने रायपुर डाल दिया। और यहाँ पर डेट डालना है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने डेट, इसका जो डेटा टाइप है वो डेट लिया था। तो ये जो डेट डालने के लिए बॉक्स है, इसके बगल में आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, उसको मैंने क्लिक किया तो ये कैलेंडर आ गया। तो यहाँ पर कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया और बाहर क्लिक किया तो यहाँ पर डेट आ गया है। अब यहाँ पर फोटो, तो ये मैंने आपको बताया था ये इमेज अपलोड करने के लिए, इमेज नहीं कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैंने फोटो दिया है तो फोटो ही लूँगा। तो यहाँ पर से मैं कोई भी फोटो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कोई इमेज है क्या, तो मैंने ये लारावेल का इमेज यहाँ पर से लगा दिया है। तो यहाँ पर इमेज का काम हो गया। अब मुझे एंट्री डेट लेना है और डेट टाइम में रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैलेंडर के साथ में डेट टाइम भी है, और जब हमने ये डेट ऑफ बर्थ के लिए किया था तो वहाँ पर केवल कैलेंडर आया हुआ था। तो कोई भी डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके साथ में ये जो करंट टाइम है, टाइम को अगर हम आगे पीछे करना चाहें तो इस तरीके से ऐसा स्क्रोलर से आगे पीछे कर सकते हैं। और बाहर क्लिक करेंगे तो जो भी टाइम आपने सेलेक्ट किया और जो भी डेट सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ गया। अब ये यूज़र टाइप मैंने आपको बोला कि बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 रहेगा, मतलब वो एक्टिव यूज़र है, और नॉन एक्टिव यूज़र है तो 1 हो जाएगा। तो इसको मैं हाँ, अभी तो मैंने एक ही डेटा यहाँ पर पूरा फिलअप किया हुआ है। आप चाहें तो मल्टीपल यहाँ पर से कर सकते हैं, यहाँ पे और डालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप टेस्ट के लिए आप मल्टीपल डेटा यहाँ पर इंसर्ट करके देख सकते हैं। और यहाँ पर केवल 2 ही कॉलम 2 ही डेटा डालने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी रो बढ़ाना चाहें तो ये बढ़ाने का ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूरा डेटा डालने के बाद मैं यहाँ पर मैंने यूज़र टाइप का कोई भी वैल्यू नहीं डाला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर है तो वो 0 ले लेगा। तो गो करते हैं, और यहाँ इसको मत ध्यान दीजिए, ये केवल वार्निंग दे रहा है, वार्निंग में आपका कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है एक रो आपका इंसर्ट हो गया है, और इंसर्ट का जो क्वेरी भी इसने बना के दे दिया है ताकि आप PHP वगैरह यूज़ करेंगे कोड तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब ये SQL में ये इस तरीके से क्वेरी बनी है, और स्ट्रक्चर में हमारा ये डेटा दिखा रहा था कि ये किस तरीके से इसका नेम है और इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें किस तरह के डेटाज हैं आने वाले हैं। ये सारा कुछ इस टेबल का जो फील्ड है उसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ब्राउज करने पे आपको जो भी डेटा इसमें इंसर्ट हुआ है वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हमने यूज़र आईडी नहीं डाला था, यूज़र आईडी अपने आप 1 ले लिया है, और यूज़र टाइप भी हमने नहीं डाला था तो ये अपने आप ये 0 ले लिया है। ये भी यूज़र आईडी भी इंटीजर है और यूज़र टाइप भी इंटीजर है, लेकिन यूज़र टाइप में 0 है और यूज़र आईडी में 1। यूज़र आईडी में 1 का कारण है यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से वहाँ पर ऑटोमेटिक 1 आया, और मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा देख लिया कि डाटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है PHP माई एडमिन में, और टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, और टेबल बनाने के बाद उसमें डमी डाटा कैसे इंसर्ट करके चेक किया जाता है, ये भी हमने देख लिया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।